हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की थी। जल्दी हमारी सीडीपी की कंप्लीट होने वाली है। मैं साथ में उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आपने जितना पढ़ा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेते हो ना, तब भी आपका एग्जाम आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो हमने उसके बाद हिंदी की जो पेडागोजी सेक्शन है उसको स्टार्ट किया था, थ्योरी क्लासेस को। और साथ ही में मैं हिंदी जो पेडागोजी है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। और मैंने आपको हमेशा बोला है, जो ये क्वेश्चंस होंगे ना, ये ओरिजिनल होंगे, जो आपके सीटेट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये वो पेपर है जो आपका कब आया था, 16 दिसंबर 2021। जब से आपके ऑनलाइन जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे ना, तो जो फर्स्ट पेपर हुआ था वो ये हुआ था आपका, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को 100% करना है, इन क्लासेस को पक्का देखना है। अगर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट किया है तब भी, अगर नहीं किया है तब भी आप इन क्लासेस को देखिए, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन चीजों से। आप 100% याद रखना है इस चीज को, ठीक है। आपके साथ साथ में तैयारी अपने आप होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस टाइम पर मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं क्लास डालूं आपको पता चल जाए, ठीक है। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज की जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, उनमें पहेलियों और वर्ग पहेलियों, यानी कि जो पजल्स हैं, यानी जो स्क्वायर पजल्स हैं, उनको शामिल करने का क्या कारण है। देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करना। देखिए, मैंने आपको जब साइकोलॉजी करवाई थी तब वहां पे मैंने आपको समालोचनात्मक चिंतन के बारे में बताया था कि ये क्या होता है। इसका मतलब होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अगर इंग्लिश में हम बोलें तो, ठीक है, उसी को हिंदी में बोलते हैं समालोचनात्मक चिंतन। अच्छा, एक चीज आप और याद रखना, जो हमने साइकोलॉजी पढ़ी है ना, जितने टॉपिक हम कर चुके हैं, साइकोलॉजी और पेडागोजी के अंदर ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जो वर्ड्स होते हैं ना वो सेम ही यूज होते हैं। तो आप देखना, वहां पे जो आपने साइकोलॉजी पढ़ी है वो आपको यहाँ पे भी हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी हेल्प करेगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो आप 100% उन क्लासेस को देखिए। अब देखिए, आप जो फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों में क्या करोगे, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है। क्रिटिकल थिंकिंग किससे रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड, यानी कि आप सही और गलत के बीच में क्या कर सको, डिफरेंस कर सको, यही होते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग। आगे देखिए, विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेट करना। भाई, पहेलियों से आप किससे कम्युनिकेट करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तकों को समझने में सहायता करता है, ये भी गलत है। आनंददायक घटक थोड़ी ना होती हैं पहेलियां, वो तो पजल्स होती हैं, आपके ब्रेन को इंक्रीज करती हैं वो तो, ठीक है। कक्षा कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत करना, ये भी क्या है आपका, गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, यानी कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, यानी कि जिसको दिखता नहीं है, ऐसा बच्चा है, जिसको कम दिखता है, ऐसा बच्चा है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। देखिए, उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। देखिए, ये चीज गलत है। आप किसी को सिंपैथी मत दीजिए। हाँ ठीक है, आप उसकी एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सिंपैथी थोड़े ना देंगे। और कब तक दे पाएंगे आप, भाई वो बच्चा तो पूरी साल आपकी क्लास में पढ़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, बालक को अन्य बालकों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। देखिए, निष्पादन का मतलब होता है, ये बोल रहा है यहाँ पे, अगर जब बच्चा क्वेश्चंस को करेगा ना, तो आप उन क्या करोगे, उसको कुछ ना कुछ छूट दोगे। अब कोई बात नहीं, आपने इतना करके दिखा दिया, ठीक है, तो आप ऐसा भी नहीं करोगे, सीधी सी बात है। आगे देखिए, नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। ये भी कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। भाई, डेली आप कब तक हेल्प कर पाओगे बच्चे को, इससे बच्चे को ये लगेगा कि मेरे अंदर कमी है, इसलिए सभी क्या करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, इसलिए सब मेरे साथ क्या दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं। तो ये चीज भी क्या है, गलत है। आगे है, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, यस, और उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर पढ़ा था, अगर सभी बच्चे क्या है, एक जैसे हैं, वहां पे मैंने बताया था ना आपको, तो सबको हम एक जैसा ही ट्रीट करेंगे, किसी को पर्टिकुलर अलग से
अटेंशन नहीं देंगे हम, ठीक है। हाँ, आप एक्स्ट्रा केयर कर सकते हो, मैंने वहां पे भी बताया था आपको, जो स्पेशल शिक्षक होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन व्यवहार कैसा करोगे आप? सामान्य व्यवहार ही करोगे। लेकिन उससे किससे हेल्प करोगे? श्रव्य सामग्री से, क्योंकि बच्चा देख ही तो नहीं सकता, सुन तो सकता है ना। तो आप उसको क्या करोगे? ऐसी चीज से, जैसे रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, जहां पे आपने वॉइस करके बच्चे को बता दिया, रिकॉर्ड कर लिया आपने आपकी वॉइस, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे? बच्चे की हेल्प करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान, ठीक है, एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से किन पर ध्यान देना चाहिए? आकलन यानी कि बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो आप, शिक्षार्थियों का क्या कर रहे हो? असेसमेंट कर रहे हो आप। तो उस समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये चीज गलत होती है भाई। भाई ठीक है, औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा ले रहे हो आप, ठीक है, यानी कि हर सप्ताह फॉर्मल, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है, आप परीक्षा ले रहे हो और क्या कर रहे हो? उसका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, जो प्रोग्रेस कार्ड है ना, उसके अंदर क्या कर रहे हो आप? दर्ज कर रहे हो। भाई बच्चे को सिखाना है, उसका पोर्टफोलियो बनाकर नहीं रखना अलग से। अब भाई यहाँ पे बच्चा गलती कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, आपको इस टाइप की चीजें नहीं करनी है, बच्चे को सिखाने पर जोर देना है। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्या है? गलत है, ठीक है। आगे देखिए, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, ये चीज गलत है। देखिए, अंत में परीक्षा लेने का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। मैं असेसमेंट का टॉपिक करवाऊंगा, वहां पे आपको बताऊंगा, ये चीज गलत होती है। हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, यानी कि डेली आप समय समय पर बच्चे का क्या कीजिए? असेसमेंट कीजिए, और आप देखिए बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, ठीक है। तो जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करने की है, यानी कि आप बताओगे कि ये बच्चा पास है, ये फेल है, तो ये चीज गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ क्या करना? साझा करना। ये चीज कहीं ना कहीं सही हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना, ये चीज भी क्या होती है? गलत है। देखिए कैसे गलत है? भाई भाषा के अभ्यास में वृद्धि थोड़ी ना करवानी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप डेली डेली बच्चे को क्या दोगे? क्लास में भी काम कराओगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? उसको गृह कार्य, होमवर्क भी दोगे आप, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? प्रैक्टिस कर सके, ड्रिल कर सके। तो ये चीज भी क्या है? गलत है। भाई बच्चे के ऊपर बर्डन थोड़ी ना डालना है हमें, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल बात बोली जा रही है, आप विविध तरीकों का यूज करोगे, अलग अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है, हम ये चीज पढ़ चुके हैं। तो आप अलग अलग तरीके लगाओगे, बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करोगे, भाई बच्चा कहाँ पे गलती करता है सीखने में, ये सब चीजें तो आप उस बच्चे को भी बताओगे और उसके माता पिता के साथ भी क्या करोगे? इस चीज को साझा करोगे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? आप इस चीज को करते टाइम हमेशा याद रखना, वो सही बोल रहा है या सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो हमें जो गलत है ना वो चूज करना है। देखिए, यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण पैदा करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं, ये चीज क्या है? सही है कहीं ना कहीं। आगे देखिए, यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती हैं, ये चीज भी क्या है? सही है भाई, ठीक है। अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, उसके अंदर जो डायग्राम बनाए गए हैं, रंगीन चित्र बनाए जाते हैं, वो अमूर्त ही तो है। पठन सामग्री है, वो संकेत के रूप में दर्शा दी जाती है, यानी कि बहुत ही कलरफुल चीजें कर दी जाती हैं, तो अच्छी बात है। आगे देखिए, यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए भी संदर्भ प्रदान करती है, ये चीज भी क्या है? सही है भाई। अभ्यास तो आपका हो रहा है, लेकिन जब आपके पास रंगीन पुस्तकें हैं, उसमें अच्छे तरीके से डायग्राम बनाए गए हैं, अच्छे तरीके से दिखाया गया है, तो आप आराम से, आप आसानी से चीजों को सीखते भी तो है ना। तो ये चीज भी क्या है? सही है। आगे देखिए, यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है, मुक्त नहीं, या तो युक्त आना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज भी क्या हो गई? गलत हो गई। और यहाँ पे इसने बता दी जो पाठ्य पुस्तकों से ना उसने अच्छी है, आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो भाई, पाठ्य पुस्तक तो पाठ्य पुस्तक ही है, हर चीज का अपनी अपनी जगह रोल होता है ना। तो ये चीज हमारी क्या हो गई? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर डी, हमें गलत ही बताना था। आगे देखिए, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? आपको यह बताना है, ठीक है। देखिए, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में,
कहीं ना कहीं हमें सही लग रहा है, ठीक है भाई। आगे देखिए, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, आपको ये भी सही लग रहा होगा, चलो ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे देखिए, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, गलत है भाई, न जुड़ना आ गया ना, जुड़ने के बारे में बात होती तो ठीक होता। आगे देखिए, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि लिखने में, ये चीज भी गलत है भाई। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आप थोड़ी ना पढ़ते हो, ठीक है ना, आप भाषा के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। देखिए ये चीज हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। आगे देखिए, अब हम दो में कंफ्यूज हैं, ए में और बी में। अब देखिए आप, जब बच्चा अधिक भाषाएं बोलते हैं, क्लास के अंदर डाइवर्सिटी के साथ बच्चे आते हैं, तो वो क्या चीज सीखते हैं, देखिए आप, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, भाई ये चीज क्या है, गलत है आपकी, ये ऑप्शन आप चूज नहीं करोगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं, तो उन्हें ज्यादा रीति रिवाजों से या संस्कृति वगैरह से इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हेल्प किस में करेगी, ए के अंदर करेगी, कैसे, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में हेल्प मिलती है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा जब बच्चे होते हैं, अलग अलग भाषाएं वो बोल रहे हैं, तो एक दूसरे की क्या सीखेंगे, भाषाएं तो सीखेंगे ना, ठीक है। अगर इनकी लैंग्वेज में इस चीज को ऐसे बोलते हैं तो भाषा का ही तो विकास हो रहा है ना, और इस तरह से नए विषयों के आसानी में सीखने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए। आगे देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा के शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि, क्या महसूस किया, बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। गलत है भाई, बच्चे लापरवाह नहीं होते कभी भी, इस चीज को आप याद रखना। हमें हमेशा साइकोलॉजी या पेडागोजी के अंदर बच्चे के बारे में अच्छा सोचना है, इस चीज को आप 100% माइंड में रखना, ठीक है। आगे देखिए, बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही, ये चीज भी गलत है भाई। आप दंड दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बच्चे त्रुटियां करना बंद कर देते हैं भाई, बच्चे अच्छे से सीख नहीं पा रहे इसलिए तो वो गलतियां कर रहे हैं ना, इसलिए तो त्रुटियां कर रहे हैं ना। आगे देखिए, बच्चों की त्रुटियां क्या है, स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है, ये चीज क्या है आपकी, सही है। और ये चीज मैंने आपको कहां पे सिखाई थी, साइकोलॉजी के चैप्टर में सिखाई थी, जहां पे हमने टॉपिक पढ़ा था एरर्स ऑफ लर्नर्स, यानी जो बच्चे सीखते हैं ना वो क्या क्या एरर करते हैं, ठीक है, और उनका क्या योगदान है सीखने में, वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी। अगर जो बच्चों की जो त्रुटियां होती है ना वो स्वाभाविक होती हैं और वो उनके सीखने में क्या करती हैं, हेल्प करते हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उनकी संकेतक होती हैं। तो मैंने बोला था ना, साइकोलॉजी की जो चीजें है ना वो भी आपकी पेडागोजी के अंदर हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती, ये चीज भी क्या हो गई, गलत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। देखिए हम ये चीज को कर चुके हैं, भाषा वाला जो टॉपिक है जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था। अब जो वाइगोत्स्की है, पियाजे हैं और जो नोम चॉम्स्की है, उनका भाषा को लेकर क्या विचार है, तो वहां पे मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है ना उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। अब वो किस पे जोर देता है, अब बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करें, कन्वर्सेशन करें, एक दूसरे से बातचीत करें, तभी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो देखिए आप क्या करोगे, आप अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाए कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत के बिना कार्य करें। गलत हो गया, क्योंकि वाइगोत्स्की तो इस बात पर जोर देता है ना कि बच्चे अकेले ना बैठे, वो साथ बैठे, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, ठीक है। तो ये चीज गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए, ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए, भाई गलत है, बचना थोड़ी ना अंतःक्रिया से, हमें तो अंतःक्रिया करनी है, ठीक है, गलत हो गया ये चीज भी। आगे देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, ये चीज भी क्या है, गलत है भाई। इन्होंने तो इंसेंटिव की बात की नहीं, ठीक है, इन्होंने पनिशमेंट की बात भी नहीं की, इंसेंटिव की बात भी नहीं की, तो ये चीज भी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। आगे देखिए, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए, हो गया ना, जोड़े एवं समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क के लिए, ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि उन्होंने इसी बारे में बात की है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। देखिए, धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। अनुकरणीय विद्यार्थी का मतलब हो गया कि वो नकल से करता है, वो चीजों को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, तो गलत है नहीं, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए,
कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। ये चीज भी क्या है, गलत है। हमें कठोर नियम नहीं बनाने, हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है। हम साइकोलॉजी में यही चीज पढ़ते हैं। कक्षा कैसी होनी चाहिए, कक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। करिकुलम में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आगे देखिए, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। किसका मतलब है, इंक्लूसिव एजुकेशन हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज करोगे आप, तो आप देखिए हमने जो साइकोलॉजी पढ़ी थी ना, वो यहाँ पे हेल्पफुल है, वो यहाँ पे काम आ रही है। इसलिए मैं बोलता हूं सीटेट में 150 में से जो आपके 90 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपकी पेडागोजी और साइकोलॉजी के होते हैं। अगर आपने अच्छे से साइकोलॉजी को पढ़ लिया और पेडागोजी को कर लिया तो आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। ये चीज भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं। भैया ये तो बात कंफर्म है। भाई हमारे देश के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है ना, तो बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि सही है। देखिए, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। गलत है, ऐसा तो नहीं करोगे आप, नजरअंदाज थोड़ी ना करोगे बच्चों की भाषा को। बच्चों की भाषा को सम्मान देना है ताकि उसको लगे कि हमारी भी वैल्यू है, तो आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, गलत हो गया। आगे देखिए, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में बोलनी चाहिए। ये चीज भी क्या है, गलत है। हमें तो बोला गया है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, जो कि अभी धीरे धीरे लागू हो रही है, उसके अंदर भी ये चीज बोली गई है। अब बच्चे को एटलीस्ट 5th क्लास तक, और जहां तक हो सके ना 8th क्लास या उससे आगे भी आप मातृभाषा बोलने दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, यानी कि जहां पर एक सी भाषा बोली जाए, तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ये चीज भी क्या है, गलत है। बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर डी, यही सही होगा। देखिए, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दे। यस, ये होगा आपका सही। ठीक है, क्योंकि हमें सम्मान देना है। आगे देखिए, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके, क्योंकि भाई बोला जा रहा है कि जो भाषा शिक्षक है ना, वो बच्चों को जो भी टास्क दे रहा है ना, वो कैसे दे, जोड़े के अंदर दे, पेयर के रूप में दे, या समूह के रूप में दे, यानी ग्रुप वर्क के रूप में दे। क्यों, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है भाई, हमें आइडिया नहीं लग रहा कि सही है या गलत है। आगे चलिए, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। भाई ये चीज भी आपको सही लग रही होगी, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर ये चीजें गलत होती हैं। हमें हमेशा बच्चे के बारे में सोचना है। शिक्षक का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो एज ए फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सहायक के तौर पे होता है। तो आप कभी भी ऐसे ऑप्शन को चूज मत करना। आपको ये चीज सोचने में सही लगेगी, अब भाई अलग अलग बच्चे पर कोई कैसे ध्यान दे सकता है, आपको ये चीज सही लगेगी सोचने में, लेकिन ये चीज गलत है एक्चुअल में। ठीक है, आपको बच्चे के बारे में सोचना है। अगर अलग अलग बच्चे को अटेंशन देने की बात आए ना, वो भी आपको देनी पड़ेगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, बच्चे को सेंटर में रखिए। ओके, आगे देखिए, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। यस, ये ज्यादा सही है। आगे देखिए, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। गलत है, कंपटीशन को तो हमें इंक्रीज करना ही नहीं है, हम साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं इस बात को। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर नंबर सी। अब पहला क्यों नहीं होगा, देखिए बच्चे जब एक साथ कार्य करेंगे वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे को थोड़ी ना कुछ मिला। ठीक है, बच्चे ने कुछ सीखा थोड़ी ना, हमें तो इस चीज पर जोर देना है कि बच्चे कुछ सीख भी पाए। तो इसमें देखिए, अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आपको बेस्ट आंसर चुनना है, इस चीज को आप माइंड में सेट रखना। आपको 2 ऑप्शन भी सही मिल सकते हैं, 3 ऑप्शन भी आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको बेस्ट चुनना है, बेस्ट। ठीक है, आगे देखिए, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने में एवं समझने में, पढ़ने में यानी कि रीडिंग में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो यह किसका लक्षण हो सकता है, देखिए
वही चीजें आगे नहीं यहाँ पे साइकोलॉजी वाली जो हमने वहां पे पढ़ी थी, क्या थी ये, लर्निंग डिफिकल्टीज, डिसकैलकुलिया यानी कि आपकी मैथ से रिलेटेड, ठीक है, डिसग्राफिया यानी कि आपकी रिटर्न से रिलेटेड, मैं करवा चुका हूं इनको। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता यानी डिस्प्रेक्सिया, ये मैंने आपको बताई थी, स्पीच से रिलेटेड होती है आपकी। आगे देखिए पढ़ने में अक्षमता, आगे ना डिसलेक्सिया, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, आंसर नंबर डी। इसलिए मैं बोलता हूं आपकी साइकोलॉजी और पेडागोजी लगभग सेम सेम ही है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप साइकोलॉजी भी अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, ठीक है, देखिए, यानी कि आप असेसमेंट कर रहे हो प्राथमिक स्तर पर, तो आप कौन सा कथन सही है वो बता रहा है। देखिए आप, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, ये चीज गलत होती है भाई, इसको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। तो हमें समेटिव असेसमेंट को इग्नोर करना है, हमें जाना है फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ। ये मैं टॉपिक आपको 1-2 दिन में कराने वाला हूं, तो आप समझ जाओगे इनका मतलब, ठीक है। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित होनी चाहिए, ये भी हमारी गलत होती है। देखिए असेसमेंट है ना, उसको बताया गया है कि जो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है ना वो सबसे अच्छा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए आप यहाँ पे ये बोल रहा है कि राज्य में ना एक साथ परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, ठीक है, और एक साथ ही आकलन होना चाहिए। आप एक चीज को याद रखिए, आप एक बात बताइए मेरे को, आपका बच्चा है वो राज्य स्तर पर परीक्षा दे रहा है, उसको कौन कौन जान सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम लोग जानेंगे, ठीक है, वो कहीं दूर एग्जाम देने के लिए जा रहा है, वहां के टीचर्स भी उसको नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है ना, तो आपके बच्चे को कम से कम वो टीचर्स तो जानेंगे ना स्कूल के। हो सकता है आपका कोई जान पहचान का वहां पे टीचर पढ़ाता हो, तो वो बच्चे पर और ज्यादा ध्यान दे पाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ज्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है, ठीक है। आप इस तरीके से सोचिए, राज्य है, आप राज्य स्तर पर परीक्षा हो रही है, तो आपका बच्चा है मान लो उस दिन बीमार हो गया और आज ही उसका क्या होना था, एग्जाम होना था, तो राज्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो आपके बच्चे के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं निकालेगा, अब भाई इस बच्चे को बुखार हो गया था और इसलिए इस बच्चे ने परीक्षा नहीं दी। लेकिन आप नॉर्मल देखते होंगे स्कूल्स के अंदर, अगर बच्चा है अगर वो ज्यादा बीमार हो जाता है और उसकी उस दिन क्या थी, एग्जाम था, तो टीचर बोलेंगे कोई बात नहीं आज वो नहीं आ सकता, तो कल आ जाएगा, कल हम उसका एग्जाम अलग से ले लेंगे, ठीक है। अगर बोर्ड की क्लास नहीं है तो लेते हैं ना, ऐसा कर देते हैं ना। तो इसलिए बोला गया है जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस में है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, देखिए यहाँ पे विद्यालय आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, ये चीज भी क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ये भी आपको समेटिव जो असेसमेंट है ना उसकी तरफ लेके जाती है, ये चीज भी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। आगे देखिए, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने कार्य, जैसे अपनी ड्राइंग हो गई, कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, वर्कशीट हो गई और अन्य सामग्रियों की एक विशिष्ट फोल्डर में रखें, एक फाइल में रखें। तो इस फोल्डर को क्या कहा जाता है, ये कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। आप एक चीज और याद रखना, जो पोर्टफोलियो होता है ना वो विद्यार्थी भी तैयार कर लेता है, यानी कि अपनी छोटी छोटी चीजें, और टीचर भी तैयार करता है। जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा के अंदर जब बच्चा जाता है ना तो टीचर को सौंपा जाता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। अब आपको अगर याद हो ये चीज किसने बोली थी, ये बोली थी चॉम्स्की ने, जो हम कर चुके हैं भाषा अर्जन वाली क्लास में कर चुके हैं इस चीज को हम। आखिर ये बात किसने बोली थी, चॉम्स्की ने बोली थी। अगर आप भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, एक यंत्र लगा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से। तो आगे देखिए, आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है। सबसे पहले सक्रिय अनुकूलन, ये चीज तो गलत है, कोई सक्रिय अनुकूलन की बात नहीं हुई थी, एडेप्शन की बात नहीं हुई थी। नेक्स्ट है सहज ज्ञानवाद, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था सहज अर्जन होता है, मैंने आपको भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों के अंदर डिफरेंस बताया था। अब भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है। आगे देखिए, भाषा अर्जन उपकरण, आप इसमें भी कंफ्यूज होंगे, और है पुनर्बलन, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं, आप दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हैं आप, एक तो बी और एक आपका सी। अब देखिए कैसे करोगे आप नेग्लेक्ट, यहाँ पे बोल रहा है अब मानव है ना वो भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, तो ये किस धारणा से मेल खाता है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ये उपकरण की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो रीजन नहीं पूछ रहा अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये है आपका सहज ज्ञानवाद से।
कि बच्चा है ना वो ज्ञान का अर्जन सहज तरीके से कर लेता है, यानी कि उसे जोर नहीं पड़ता है, वो एक्विजिशन कर रहा है, ठीक है, वो आराम से चीजों को एक्वायर कर रहा है, उसको जोर नहीं पड़ रहा। मैंने आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में ये चीज बताई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे। तो हम इसी तरीके से टाइम टाइम पर मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा और हम कंप्लीट पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिए और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100% करने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट और कुछ नहीं ना, तो आपके जो ऑप्शंस हैं ये एज इट इज रिपीट होते हैं एग्जाम में, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।